सभी को नमस्कार है। आइए आज हम लोग जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल अपना एक छोटा सा और अच्छा सा पड़ोसी देश है। नेपाल का वर्तमान नक्शा ये है। नेपाल में अभी समस्या चल रहा है। समस्या क्या चल रहा है कि कोई ईमानदार नेता ही नहीं मिल रहा है अपने मोदी जी जैसा। अगर नेपाल में कोई मोदी जी जैसा नेता मिले तो वहाँ के लोग भी बहुत सारे समझिए तो पावरफुल देशभक्त इस टाइप के लोग होते हैं, लेकिन नेता अच्छा हो तब। वहाँ पहले जो है 2008 से पहले राजा लोग का शासन था, राजतंत्र था। 2008 के बाद लोकतंत्र हुआ। 2008 से 2015 लग गया संविधान लिखने में, बहुत सारा आंदोलन हुआ। लोगों के राष्ट्रभक्ति समझिए तो इस सब के कारण समझिए तो राजा हटे, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां बहाल हुआ, सिर्फ आंदोलन के कारण। समझिए कि अभी हाल में ही फिर जो घटना हुआ नेपाल में, वो भी समझिए तो लोगों के कारण ही बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हुए, फिर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाया गया। आप समझ रहे हैं। अभी वहाँ की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो है कुछ चर्चा चलाया जा रहा है या कहा जा रहा है, या फिर लोगों के द्वारा सोचा जा रहा है कि क्या नेपाल में जो है लोकतंत्र से अच्छा राजतंत्र हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। आप लोग खुद विचार करेंगे, सोचेंगे आज की वीडियो इस देखने के बाद। ठीक है, ये है अभी की प्रधानमंत्री वहां। इनको आप पहचानते हैं। ऐसा नेता नेपाल में चाहिए अभी। ठीक है, ऐसा नेता नेपाल वाले को चाहिए। नहीं मिलने के कारण नेपाल का यह दुर्दशा हुआ है। ठीक है, अगर समझिए ये कि ऐसा नेता अगर नेपाल को मिल जाए तो समझिए नेपाल के लोग गोरखा बटालियन में हम लोग यहाँ आके काम करते हैं, सोचिए। और भी समझिए तो ऐसा भी बात चल रहा था कि रसिया में जाके गोरखा बटालियन लड़ेंगे रसिया की तरफ से, चाहे जैसे भी हो, रुपया लेकर लड़े तो चाहे जैसे लड़े तो, लेकिन लड़ेंगे। ये वहाँ के पहले के प्रधानमंत्री है। और जो है नेपाल के बारे में आप देखिए कि ये कि नेपाल जो है आपका भारत से उत्तर में है, उत्तर से, और नेपाल के उत्तर में चाइना है। भारत और चाइना के बीच में नेपाल पड़ा हुआ है। और नेपाल इस बात का एडवांटेज भी बहुत सारा लेता है कि भाई तुमसे भी दोस्ती रखेंगे, तुमसे भी दोस्ती रखेंगे, या थोड़ा थोड़ा दुश्मनी दोनों से रखेंगे कि वो दोनों को लगे कि हाँ नेपाल मेरे साइड रहे, मेरे साइड रहे। इससे दोनों से एडवांटेज मिले किसको, नेपाल को। ये रहा नेपाल का नक्शा, झंडा। और देखिए ये है वहां के राजा थे, है नहीं, राजा थे। ये जो राजा थे इनका नाम था राजा ज्ञानेंद्र, जो मेरे नाम से मिलता जुलता रखे थे नाम, ये राजा ज्ञानेंद्र। समझ रहे हैं। ये जब राजा हुआ करते थे तो वहां के लोगों का यानी कि आधा लोगों का ये सोचना था, जबकि राजा एक अच्छे थे, राजा बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां के आधा लोगों का ये सोचना था कि शासन का पूरा पावर एक परिवार के हाथ में नहीं होना चाहिए। शासन का पावर जो है कुछ परिवारों के हाथ में होना चाहिए, एक ही परिवार में नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वहां के लोग आंदोलन पे भिड़े, आंदोलन किए और आंदोलन करके राजा को हटा दिए। ठीक है, राजा को हटाने के बाद वहां आ गया लोकतंत्र, लोकतंत्र हुआ। उसके बाद भी बहुत सारा आंदोलन हुआ। आंदोलन से क्या हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद भी लगभग 7-8 साल लगे संविधान को ठीक ढंग से लागू होने में। समझिए 2008 से लेकर 2015 तक संविधान संविधान बना फटा ऐसा होता गया। वहां 2015 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद से समझिए तो इलेक्शन होता और प्रधानमंत्री चुने जाते। लेकिन फिर लोग ने ये देखा कि जब इलेक्शन भी कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री भी चुना जा रहा है, तो भी शासन का पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथ में है। गिने चुने 3-4 लोग हैं, जिनके 3-4 परिवार है, जिनके घर में शासन का पूरा पूरा पावर अभी भी है। यानी कि लोकतंत्र होने के बावजूद और कोई लोग इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये है वहां के वर्तमान राजा। अब समझिए ये है ज्ञानेंद्र और इनके परिवार, और ये समझ लीजिए तो अभी के राजा लोग, मतलब कि उनके परिवार वाले लोग जो वंशज होते हैं ये। लेकिन अभी ये है केपी शर्मा ओली, ये है सुशीला कार्की, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है। इन्हीं का कहना है कि अब इलेक्शन, मतलब ये समझिए तो अपने देश को इलेक्शन की ओर ले जाना चाह रही है। लेकिन देश में राजशाही परिवार लाने का भी बात चल रहा है, जो अभी तक, मतलब राजशाही परिवार वहां लाना इतना आसान नहीं है, आप ये समझ लीजिए। क्यों आसान नहीं है कि क्योंकि इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहेगा कि राजशाही परिवार ना बने, फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था ही लागू रहे। और जहां तक हिंदू राष्ट्र का बात है, तो हिंदू राष्ट्र भी बनना अब आसान नहीं है। हालांकि वहां के लोग चाहे तो कर सकते हैं, लोग में है इतना पावर। हम ये समझते हैं कि जो राजा को हटा दिया, जो वर्तमान प्रधानमंत्री को हटा दिया, संविधान को 2 बार 3 बार फरवा दिया लोग, ये वहां के लोग में पावर है। ये तो लोग चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन यही कि सभी लोग चाहे तो, यानी कि 50% से अधिक लोग चाहे तो वहां के राजा का शासन फिर से आ सकता है। अभी क्यों है, क्योंकि लोग कह रहा है ऐसा कि लोकतंत्र में पावर बटेगा, लेकिन हुआ कुछ ही लोग के, कुछ ही परिवारों के घर में, कुछ ही परिवारों के बीच जो है शासन हमेशा चलता रहा है। कुछ ही परिवार के लोग वहां के मंत्री बनते रहे हैं।
इसके कारण लोगों का कहना है कि अभी भी वही हाल है, पहले भी वही हाल था, लेकिन पहले क्या था कि लोग करप्ट कम था, और अभी इतना करप्ट हो गया है लोग कि यहाँ से शासन करके विदेशों में घर खरीद रहा है लोग। ये करप्शन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। तो क्या देखिए, ये आंदोलन सब चल रहा है, और यहाँ की सुशीला कार्की प्रधानमंत्री है, जो है यहाँ समझे तो अपने नेताओं से मिल रही है। आप ये बताइए कि अब कि अगर वो हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो क्या होता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर वहां राजतंत्र आ गया तो हिंदू राष्ट्र हो गया, ठीक है। अगर वहां राजतंत्र आ गया तो हिंदू राष्ट्र हो गया, ये भी बात है। लेकिन अगर लोकतंत्र रहते अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया, सबसे पहले तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत सारा आएगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अगर घोषित हो जाता है तो भारत से रिश्ते बहुत अच्छा हो जाएंगे नेपाल के। अभी भी अच्छा है, अभी भी हम लोग से यहाँ बहुत सारे लोग नेपाल तक घूमते चले जाते हैं भाई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जब वहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो भारत से रिश्ते ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएंगे। वहाँ अन्य समुदायों को रहना तो आसान रहेगा, जहाँ हिंदू रहता है वहाँ सभी कोई रह सकते हैं, तो अन्य समुदाय के लोग वहाँ रह सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ अधिकार कम रहेगा जितना अधिकार हिंदुओं का रहेगा। कैसा अधिकार? जीने का अधिकार तो सबको रहेगा, सिर्फ अधिकार ये रहेगा कि कुछ ऐसा पद बनाया जाएगा जिसपे केवल हिंदू जा सकते हैं। कुछ ऐसा आरक्षण समझिए ना, हिंदुओं को ज्यादा दिया जाएगा, बाकी सभी लोगों के अलावा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हाँ, हिंदू राष्ट्र अगर घोषित किया गया तो ये सब कुछ होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।